हाँ जी, नमस्कार बच्चों। बेटा आप सभी जानते हैं कि आजकल थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है हमारे शहर पलवल में, तो इसलिए सरकार ने बोला है कि आपकी बेटा ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो उसी श्रृंखला में मैं आपकी आज पहली क्लास बनाने जा रहा हूँ बेटा। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, चलिए ये चैप्टर मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 है बेटा। क्या नाम है? कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलिए बेटा, सभी जानते ही हैं कि जब कोई कंपनी पैसा इकट्ठा करती है लंबे समय के लिए तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है या अपने पुराने बचाए हुए प्रॉफिट्स, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, उसको भी यूज़ कर सकती है। किसी बैंक से लोन ले सकती है। ये सारा जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा था बिजनेस स्टडीज़ में, तब डिस्कस किया था। और इससे पिछले चैप्टर में हमने इशू ऑफ शेयर्स को देखा था कि जब कंपनी ये चूज़ करती है कि मुझे पैसा उठाना है शेयर्स को इशू करके, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो मैंने चैप्टर नंबर 6 में देखा था। तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जहां पर कंपनी किसको इशू कर रही है, आपके सामने है इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो चलिए, तो जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिवेंचर क्या चीज़ है। देखिए डिवेंचर क्या है, ये आपको इसके पहले फीचर में पता लगेगा। अ डिवेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। अर्थात जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है वो एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के रूप में इशू करती है। अब वो सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। विच इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट टेकन बाय द कंपनी, जो कि लिखित में एक स्वीकृति होती है कंपनी के द्वारा कि कंपनी ने डिवेंचर होल्डर से डेप्ट लिया है। ठीक है, अब क्योंकि डेप्ट क्यों बोला, देखिए इसका एक कारण है। जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल का पार्ट माना जाता है, इसलिए जिसको शेयर इशू किए जाते हैं वो कंपनी का मालिक माना जाता है। लेकिन जो डिवेंचर होता है, जब वो हम किसी को इशू करते हैं तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता, वो लोन की तरह माना जाता है, लोन का पार्ट माना जाता है। इसलिए जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं बेटा, वो कंपनी के मालिक नहीं होते, वो कंपनी के क्रेडिटर की तरह होते हैं, जिनको हमने फ्यूचर में पैसा वापस करना है। इसका मतलब जो डिवेंचर है वो एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू होगा, और वो सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होगा कि कंपनी ने लिखित में ये मंजूरी दी है कि उसने डिवेंचर होल्डर से कर्जा लिया है। देखो, विच इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। रिटन क्या होता है? लिखित में। एक्नॉलेजमेंट माने स्वीकृति, किस चीज़ की? ऑफ डेप्ट, कर्जे की। डेप्ट माने कर्जा या ऋण। टेकन बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने लिया है। अर्थात डिवेंचर क्या है? कुछ भी नहीं है। डिवेंचर एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी ने किसी को इशू किया, और इसका मतलब निकला कि जिसको वो सर्टिफिकेट दिया गया है वो इस बात का सबूत है कि कंपनी ने उससे कर्जा यानी कि ऋण ले रखा है। इसी को हम डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड फीचर देखते हैं इसका। डिवेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। आपको जैसे पता है बेटा कि कंपनी में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर कंपनी की सील है तो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स पे उसकी सील लगाई जाती है, क्योंकि वो सील ही कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सील नहीं होती वो डॉक्यूमेंट कंपनी पे लागू नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए जो डिवेंचर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है डिवेंचर होल्डर को, उस पर भी कंपनी की सील लगाई जाती है। तीसरा वो क्या बोल रहा है? इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कि डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है ना बेटा, वो एक अनुबंध के रूप में होता है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है, जिसके अंदर साफ ये लिखा होता है कि कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट को कब रीपे करेगी, किस तारीख को। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जितने का वो डिवेंचर है बेटा। मान लीजिए वो डिवेंचर जिसको हमने डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर इशू किया, मान लीजिए उस डिवेंचर का जो मूल प्राइस है वो 1 लाख है, मतलब 10,000 डिवेंचर इशू किए, एक डिवेंचर 10 का है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 गुना 10, 1 लाख। तो डिवेंचर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि कंपनी डिवेंचर्स की रिपेमेंट डिवेंचर होल्डर को कब करेगी, एक स्पेसिफाइड डेट। जो स्पेसिफाइड डेट कहाँ मेंशन होती है? डिवेंचर के ही कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, डिवेंचर बेटा एक कर्जा ही है एक तरीके से, जो किसने लिया है? कंपनी ने लिया है। किससे लिया है? डिवेंचर होल्डर से लिया है। तो जब कर्जा लिया जाता है तो उसको वापस भी करना होता है। तो वापस कब करना है, ये बात कहाँ लिखी होती है? ये बात उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, जो हम डिवेंचर इशू करते टाइम डिवेंचर होल्डर के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन शॉर्ट डिवेंचर इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर लिखा हुआ है कि उस पर जो मूल सम है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कब रीपे किया जाएगा, उसकी डेट क्या रहेगी। फिर फोर्थ पॉइंट में कहता है, देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार
कोई भी कंपनी, नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिवेंचर्स हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। कोई भी कंपनी ऐसा डिवेंचर इशू नहीं कर सकती जिसकी मैच्योरिटी 10 साल बाद हो। मैच्योरिटी मतलब क्या? मैच्योरिटी का मतलब यही है कि जिसकी रिपेमेंट, यानी कि डिबेंचर्स का अमाउंट जो हम वापस करते हैं उसी को हम रिपेमेंट कहते हैं। अर्थात कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसकी रीपेमेंट वो 10 साल बाद करेगी। ऐसा कोई भी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये निकलता है कि कंपनी जो भी डिबेंचर इशू करने जा रही है उसकी रीपेमेंट कंपनी को 10 साल के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। हाउएवर, हालांकि कोई ऐसी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप समझते हो ना बेटा, जैसे रोड का डेवलपमेंट, रेल का डेवलपमेंट, ये इन चीज़ों का जो डेवलपमेंट, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में जो कंपनीज काम कर रही हैं वो डिबेंचर इशू कर सकती हैं जिनकी मैच्योरिटी 10 साल से ज़्यादा हो। यानी कि सिर्फ ऐसी कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हैं, सिर्फ वही कंपनीज ऐसे डिबेंचर इशू कर सकती हैं जिनकी मैच्योरिटी 10 साल से क्या हो, ज़्यादा हो। लेकिन ऐसी कंपनीज भी कोई भी डिबेंचर ऐसा इशू नहीं कर सकती जिसकी मैच्योरिटी 30 साल से ज़्यादा हो। यानी कि 30 साल के अंदर अंदर तो इनको भी अपने डिबेंचर की रिपेमेंट करनी ही पड़ती है। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये निकला कि आम कंपनी के लिए जो है वो लिमिट 10 साल है कि उस कंपनी को अपने डिबेंचर की रिपेमेंट 10 साल के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं वो 10 साल से ज़्यादा का डिबेंचर भी इशू कर सकती हैं और मैक्सिमम लिमिट उनके लिए है 30 साल। अर्थात उनको भी 30 साल के अंदर अंदर तो अपने डिबेंचर्स की रिपेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए 5वां पॉइंट में क्या बोलता है, यूजुअली आमतौर पर डिबेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा मैं आपको पहले बता दूं कि डिबेंचर, देखो जब हम शेयर इशू करते थे तो शेयर पे हम डिविडेंड देते थे, लाभांश, यानी जो प्रॉफिट क्योंकि जो शेयर होल्डर थे वो कंपनी के मालिक थे और कंपनी के मालिक को मिलता है प्रॉफिट्स में से हिस्सा, लाभ का अंश। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती थी तो शेयर होल्डर को हम उसमें से कुछ प्रॉफिट दे देते थे जिसको हम लाभांश या डिविडेंड कहते थे, क्योंकि वो मालिक थे कंपनी के। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो मालिक नहीं है, इसलिए उनको प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलेगा, वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। इसलिए वो लाभांश की जगह कंपनी से क्या लेंगे, ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। और जितना भी वो इंटरेस्ट लेंगे वो इंटरेस्ट का जो रेट होगा 10%, 12%, 12%, 18%, जो भी होगा वो रेट डिबेंचर के कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा कि जो डिबेंचर इशू किया गया है इस पे कंपनी डिबेंचर होल्डर को कितना ब्याज देगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, आमतौर पर जो डिबेंचर्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी जिस पे पहले से ही तय होता है कि कितना ब्याज इस पे कंपनी डिबेंचर होल्डर को देगी। मान लीजिए कंपनी ने किसी को 1 लाख रुपए के डिबेंचर दिए और उस पर ब्याज दर है मान लीजिए 5% पर एनम मतलब 1 साल का। तो अगर 5% ब्याज दर है, इसका मतलब 1 लाख का 5% कितना हो गया बेटा, 5000। तो इसका मतलब कंपनी को 5000 का ब्याज डिबेंचर होल्डर को देना ही पड़ेगा। और डिविडेंड पे, माफ़ कीजिए, शेयर्स पे डिविडेंड तो तब देते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट हो। जिस ईयर में लॉस हो तो शेयर्स पे डिविडेंड नहीं देते, लेकिन डिबेंचर पे तो आपको कंपनी को ब्याज देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको ब्याज देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। चलिए, और जिस दर पे कंपनी ब्याज देती है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी ब्याज देती है, उस रेट को कहा जाता है कूपन रेट। क्या कहा जाता है बेटा, कूपन रेट। वो 5%, 10% कोई भी हो सकता है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 5% वाला, उसमें कूपन रेट कितना था बेटा, 5%, क्योंकि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट था जिस पे कंपनी ब्याज दे रही थी। चलिए, अब डिबेंचर होल्डर जो होता है वो ब्याज प्राप्त करता है अपने डिबेंचर्स पे इसी रेट के ऊपर जो कि उसके डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो आमतौर पे हर 6 महीने बाद की जाती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि डिबेंचर होल्डर को तो ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट में कहता है अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। देखो, समझने के लिए थोड़ा मैं आपको बता दूं, डिबेंचर होल्डर क्या होता है, जब भी आप कोई डिबेंचर इशू करते हो तो आमतौर पे वो डिबेंचर सिक्योर्ड होता है, अर्थात आप उसको गारंटी देते हो। गारंटी किस चीज़ की, आप गारंटी उसको ये देते हो कि अगर
हम आपकी रिपेमेंट कल को ना कर पाए, आपका पैसा कल को वापस, जो हम आपसे उधार ले रहे हैं डिबेंचर के रूप में, कल को हम वो पैसा आपको वापस ना कर पाए तो आप हमारे असेट बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हो। इसी को बोलते हैं कि डिबेंचर्स का कंपनी के असेट्स के ऊपर चार्ज होता है। यानी आपको समझ आ गया, देखो क्या लिखा है, दिस मीन्स, इसका अर्थ ये है, इफ़ द कंपनी इज़ अनेबल टू रिपे द डिबेंचर्स, अगर कंपनी डिबेंचर्स की रिपेमेंट नहीं कर पाती एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, उन नियम और शर्तों के तहत जो डिबेंचर्स के इशू के टाइम तय हुई थी, तो द डिबेंचर होल्डर्स कैन मूव टू द कोर्ट, डिबेंचर होल्डर्स कोर्ट में जा सकते हैं अर्थात अदालत में जा सकते हैं, एंड रियलाइज देयर मनी बाय गेटिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी सोल्ड, और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं कंपनी के असेट्स को बिकवा कर। अर्थात डिबेंचर होल्डर्स के लिए जो कंपनी के असेट हैं वो एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करते हैं। इसी को बोलते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स के पास कंपनी के असेट्स का चार्ज आप कह सकते होता है, ठीक है ना। डिबेंचर यानी कि सिक्योर्ड होते हैं कंपनी के असेट्स के अगेंस्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद 7वां पॉइंट में बोल रहा है, फंड्स रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, जो कंपनी पैसा डिबेंचर्स के थ्रू उठाती है वो आमतौर पे लंबे समय के लिए उठाती है, एंड यूजुअली यानी आमतौर पर डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, तो डिबेंचर्स की जो रिपेमेंट होती है वो भी लंबे समय के बाद ही की जाती है, जैसे कि 7 साल, 10 साल, 12 साल, देखिए 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। और एज सच, इसलिए द लोन रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोन कैपिटल, इसलिए जो लोन कंपनी उठाती है डिबेंचर्स को इशू करके, उस लोन को हम लोन कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड क्या चीज़ है, ये भी एक वर्ड आएगा आपका। देखो बॉन्ड जो है वो काफ़ी हद तक डिबेंचर जैसा ही है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिबेंचर। ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पे बॉन्ड्स हैड बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट, पहले जो है बॉन्ड्स को सरकार इशू करती थी, लेकिन आज के समय में नाउ ए डेज दीज आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय वेरियस सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन आज के समय में ये काफ़ी हद तक अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट माने अर्ध सरकारी, जो कुछ हद तक सरकारी हैं कुछ हद तक प्राइवेट हैं, सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और गैर सरकारी संगठन, यानी कि आज के समय में सिर्फ सरकार इशू नहीं करती, कुछ अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी बॉन्ड्स को इशू करते हैं। लेकिन बेटा अलग वर्ड यूज़ हुआ, ऊपर वर्ड यूज़ हुआ था डिबेंचर, यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है बॉन्ड। मैंने कहा काफ़ी हद तक एक जैसे हैं तो कुछ तो फ़र्क होगा ना। हाँ, तो फ़र्क ये है, देखिए मेन डिस्टिंक्शन, जो सबसे मेन फ़र्क है यानी प्रमुख जो अंतर है बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड, वो ये है कि जो डिबेंचर होते हैं और जो बॉन्ड होते हैं उसमें जो मेन फ़र्क है वो है ब्याज की दर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। वो कहता है डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं उन पे आम तौर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स्ड होता है, यानी पहले से डिसाइडेड होता है कि डिबेंचर होल्डर्स को किस दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 1 लाख के डिबेंचर्स हैं और उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, मान लीजिए 5%, तो डिबेंचर होल्डर्स को जो हर साल ब्याज मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, 5% के हिसाब से मिलेगा। अगर वो रेट 8% होता तो 8% के हिसाब से मिलता, यानी जो भी रेट है वो पहले से फिक्स्ड है, तय है। जबकि जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स को हम बिना फिक्स रेट के भी इशू कर सकते हैं। देखो, वेयरएज बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्री डिटरमाइंड मतलब पूर्व निर्धारित, जो पहले से तय हो, यानी कि बॉन्ड्स को आप पूर्व निर्धारित रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिना भी इशू कर सकते हो, यानी कि बॉन्ड्स पे हमेशा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से तय हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें एग्जांपल दे रखा है बेटा बॉन्ड्स का एक, ऐसा कहाँ होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स में होता है। एक वर्ड होता है बेटा, बॉन्ड्स का ही टाइप है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जिसका दूसरा नाम है जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है बेटा, दो नाम है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स। डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड बेटा वो बॉन्ड होता है जहां पर बॉन्ड पे पहले से ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पूर्व निर्धारित नहीं है, ठीक है जी। अब आप कहोगे सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तय नहीं है तो ऐसे बॉन्ड को कौन खरीदेगा, जब उसको कोई ब्याज ही नहीं मिल रहा तो कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्टेड क्यों होगा। ऐसा नहीं है कि ब्याज नहीं मिल रहा, बात यह है कि वो ब्याज पहले से निर्धारित नहीं है। कैसे, देखिए वो फिर ब्याज मिलेगा कैसे, वो यहाँ बता रखा है। वो कह रहा है जिस प्राइस पे बॉन्ड को इशू किया जाएगा, कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं,
डीप डिस्काउंट बॉन्ड की या जीरो कूपन बॉन्ड की, ऐसे बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। ऐसे बॉन्ड्स में जिस प्राइस पे वो बॉन्ड इशू किए जाते हैं और जिस प्राइस पे उनकी रिडम्पशन होती है, रिडम्पशन माने रीपेमेंट, जब उनकी पेमेंट वापस की जाती है, जिस प्राइस पे इशू होते हैं और जिस प्राइस पे रिपेमेंट की जाती है, उनके बीच का जो अंतर होता है वही ब्याज माना जाता है बॉन्ड का। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए कोई डीप डिस्काउंट बॉन्ड है जो 1 लाख रुपए में इशू हुए हैं किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो इशू प्राइस कितना हो गया बेटा उसका 1 लाख, और जब उनके रिपेमेंट का टाइम आया तो कंपनी ने उनको वापस कितने किए, मान लीजिए वापस किए 1,60,000। ठीक है जी, इशू हुए थे 1 लाख में, लेकिन जब रिपेमेंट का टाइम आया तो कितने वापस किए 1,60,000। तो 1 लाख यहाँ पे इशू प्राइस है जितने में इशू हुआ था, और 1,60,000 यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस है जितने पे कंपनी ने उसका पैसा वापस किया। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 1,60,000 माइनस 1 लाख, अर्थात कंपनी ने 60,000 रुपये ज़्यादा दिए। किसको दिए, उस पर्सन को जिसको कंपनी ने डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू किया था। ठीक है ना, देखो जब कंपनी ने बॉन्ड इशू किया तो बॉन्ड होल्डर से 1 लाख रुपए लिए, लेकिन जब बॉन्ड की रिपेमेंट करी तो उसको 1,60,000 दिए। ठीक है ना, तो डिफरेंस देख रहे हो, 60,000 रुपये ज़्यादा दिए। तो जो ये 60,000 रुपये ज़्यादा दिए, ये एक तरीके से ब्याज माना जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है बेटा, इसी को ब्याज मान लेते हैं, और इसी ब्याज को हम बॉन्ड की पूरी ज़िंदगी में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बॉन्ड 10 साल का है, तो 10 साल, मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को हमने बॉन्ड इशू किया और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं 1 जनवरी 2011 को। तो जब अब 1 जनवरी 2001 आई थी तो हमने बॉन्ड होल्डर से 1 लाख रुपए लिए थे जब बॉन्ड इशू किया था, और 1 जनवरी 2011 को जब बॉन्ड की रिपेमेंट करी तो उसको 1,60,000 रुपये दिए। अर्थात डिफरेंस जो 60,000 का था वो कितने साल में बटेगा, 10 साल में बटेगा। तो अगर हम इसको बराबर बांटें तो 60,000 रुपये का ब्याज आपको 10 साल में बांटना है, तो कितना कितना बांट दोगे आप, 60,000 बटे 10 अर्थात 6,000। तो इसका मतलब कंपनी हर साल अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से 6,000 रुपये का ब्याज राइट ऑफ करती चली जाएगी। देखो, अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L एवरी ईयर, हर साल ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड। जब तक वो बॉन्ड चलेगा तब तक कंपनी उस बॉन्ड पे मिलने वाले टोटल ब्याज को, जो कि डिफरेंस है इशू प्राइस में और रिडम्पशन प्राइस में, उस ब्याज को कंपनी बॉन्ड की टोटल लाइफ में डिवाइड कर देगी, और हर साल जितना हिस्सा आएगा उस एक्सपेंस को कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करती रहेगी। ठीक है बेटा, ये थोड़ा कंसेप्ट था बॉन्ड के बारे में। अब टाइप्स ऑफ डिबेंचर वैसे अगला टॉपिक है, लेकिन इसको समझने से पहले, चूंकि आप शेयर और डिबेंचर दोनों के बारे में जान चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा अंतर बता देता हूँ, डिस्टिंक्शन बता देता हूँ, फ़र्क बता देता हूँ, एक शेयर में और एक डिबेंचर में। ये पहले समझ लेते हैं, ये हम कल देखेंगे बेटा, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, चलिए, तो फ़र्क क्या है शेयर में और डिबेंचर में। मैंने आपको बताया था बेटा, शेयर किसका पार्ट है, शेयर पार्ट माना जाता है कैपिटल का, पूंजी का। इसलिए जो शेयर के मालिक होते हैं, जिनको कंपनी शेयर इशू करती है, वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं, क्योंकि जो कंपनी में पूंजी लगाता है, बिजनेस में पूंजी लगाता है, वो तो बिजनेस का मालिक होता है ना। और शेयर किसका पार्ट माना जाता है, पूंजी का। अर्थात जिसने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, उसने कंपनी की पूंजी में पैसा लगा रखा है, इसलिए वो कंपनी का क्या माना जाता है, मालिक, स्वामी, ओनर माना जाता है। जबकि जो डिबेंचर है बेटा, मैंने कहा था डिबेंचर कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता, डिबेंचर कंपनी के लोन का पार्ट माना जाता है। मैंने बताया था ना, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो कैपिटल नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कि कंपनी ने लोन लिया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, डेप्ट की स्वीकृति, ऋण की स्वीकृति होती है डिबेंचर। ठीक है ना, इसलिए डिबेंचर किसका पार्ट माना जाता है, लोन का। अब जब डिबेंचर लोन माना जाता है तो फिर जो डिबेंचर होल्डर हुए, जिनके पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं हो सकते, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, क्योंकि जिनसे कंपनी उधार लेती है वो मालिक नहीं होते, वो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, फाइन, पहला डिफरेंस यही है, शेयर कैपिटल का पार्ट है, पूंजी का पार्ट है, और जो पूंजी में पैसा लगाए वो कौन होता है, मालिक होता है, इसलिए शेयर होल्डर कौन होते हैं, मालिक होते हैं। जबकि डिबेंचर किसका पार्ट है, लोन का पार्ट है, इसलिए डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स माने जाते हैं, जिनसे कंपनी ने उधार ले रखा है। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, उधार।
सेकंड, डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के मालिक हैं, तो मालिकों को तो लाभ में से हिस्सा मिलेगा, अर्थात लाभ का अंश मिलेगा, लाभांश, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। अर्थात कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उसमें से कुछ हिस्सा किसको दे देती है, शेयर होल्डर को दे देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अर्थात शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, जबकि जो डिवेंचर होल्डर होता है उसको क्या मिलता है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। बताया था ना मैंने आपको। चलिए थर्ड, फ्लक्चुएटिंग वर्सेस फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि डिविडेंड जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, पहली बात तो सिर्फ तभी दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया नहीं जाता है। दूसरी चीज़, जो डिविडेंड पे रेट होता है वो अक्सर चेंज होता रहता है, अर्थात डिविडेंड जिस दर से दिया जाता है वो दर अक्सर बदलती रहती है साल दर साल, फ्रॉम ईयर टू ईयर। वो इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रॉफिट्स कितने हुए किस साल में, और डायरेक्टर्स का क्या फैसला था कि उन प्रॉफिट्स में से कितना शेयर होल्डर्स को देना है। जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतना डिविडेंड का दर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जितना डायरेक्टर्स फैसला करेंगे कि शेयर होल्डर्स को देना है प्रॉफिट में से, उतना ही डिविडेंड का दर क्या होगा, ज़्यादा। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा, डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कुछ लाभ का हिस्सा जिसको हम डिविडेंड कहते हैं वो तो शेयर होल्डर को दे देते हैं, और कुछ हिस्सा अपने पास कंपनी में बचा के रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। तो डिविडेंड का रेट इस पे निर्भर नहीं करता कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, इस पे तो करता ही है, साथ ही साथ इस पे भी करता है कि उस प्रॉफिट में से डायरेक्टर्स कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। उस हिसाब से डिविडेंड का रेट जो है, दर जो है वो तय होता है। जबकि डिवेंचर्स पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर्स पे क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और उस ब्याज का दर पहले से क्या होता है, फिक्स होता है, तय होता है। और ब्याज तो आपको देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस हो, है ना। बताया था ना मैंने आपको। आप डिवेंचर होल्डर को ये नहीं कह सकते कि इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको ब्याज नहीं देंगे। डिवेंचर होल्डर को तो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। हाँ, शेयर होल्डर्स पे जो डिविडेंड मिलता है, वो शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है वो सिर्फ तभी देना होता है जब कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर है उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है वो तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। और वो इंटरेस्ट किस रेट पे देना है, वो रेट भी डिवेंचर के केस में पहले से क्या होती है, फिक्स होती है, तय होती है, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, वॉलंटरी या फिर कंपल्सरी रिडम्पशन। देखो, जो रिडम्पशन मैंने बताया था ना बेटा कि पैसा वापस करना, ठीक है ना, तो शेयर्स के केस में ये कंपनी की मर्जी होती है, वो चाहे तो शेयर्स का अमाउंट कंपनी बंद होने से पहले भी वापस कर सकती है, अपने शेयर्स को खुद बाय बैक करके। आपने बाय बैक का टॉपिक पढ़ा था शेयर्स का, जब कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद लेती है वापस, बाय बैक, है ना। तो अगर कंपनी चाहे तो ये उसकी मर्जी है, उसके पास ऑप्शन है कि वो शेयर्स का अमाउंट शेयर होल्डर्स को वापस कर सकती है, शेयर्स को खुद खरीद के, बाय बैक करके, दोबारा शेयर होल्डर्स से शेयर खरीद के, ठीक है। और जो डिबेंचर्स का अमाउंट है वो कंपनी को वापस करना होता है उन शर्तों के हिसाब से जो तब तय हुई थी जब डिबेंचर इशू हुआ था। यानी यहाँ पर कंपनी की मर्जी नहीं है कि अपने हिसाब से कभी भी वापस कर देगी, नहीं, जो शर्तें डिबेंचर्स के इशू के टाइम पे तय हुई थी उसी हिसाब से ही डिबेंचर्स का अमाउंट वापस कंपनी को करना पड़ेगा। ये फर्क है, ठीक है जी। चलिए फिर आता है प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो मूल पैसा है उसमें प्राथमिकता किसको मिलती है जब उसकी रिपेमेंट का टाइम आता है। देखो, जब बेटा कंपनी बंद होती है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जो शेयर कैपिटल है उसकी पेमेंट बाद में की जाती है, पहले किसकी रिपेमेंट की जाती है, डिबेंचर्स की, ठीक है ना। और मैंने आपको इसमें और भी अच्छा ऑर्डर बता रखा है। सबसे पहले डिबेंचर्स की रिपेमेंट होती है, डिबेंचर्स के बाद शेयर्स का नंबर आता है, शेयर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स का आता है, फिर किसका आता है, इक्विटी शेयर्स का आता है। और अगर हम शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर बता रखा है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, डिबेंचर्स की बात करें, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, कि डिबेंचर्स की पेमेंट जो होती है वो शेयर कैपिटल से पहले की जाती है। और यहाँ लिखा है कि पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। दोनों का मतलब एक ही है कि पहले किसकी रिपेमेंट होती है, पहले रिपेमेंट होती है डिबेंचर्स की और फिर रिपेमेंट होती है किसकी, शेयर्स की। चलिए, अनसिक्योर्ड वर्सेस सिक्योर्ड। जो शेयर होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, इसलिए उन पर ज़्यादा रिस्क होता है।
अभी मैंने आपको बताया था ना बेटा, डिबेंचर्स जो होते हैं वो आमतौर पे सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि वो कंपनी के एसेट्स पे चार्ज रखते हैं। मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, अगर आप डिबेंचर्स की रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तो डिबेंचर होल्डर्स के पास आमतौर पे ये राइट होता है कि वो कंपनी कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाकर कोर्ट को बोलेंगे कि ये कंपनी हमारी डिबेंचर्स की रीपेमेंट नहीं कर रही, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है वो कंपनी के एसेट्स बिकवा कर भी डिबेंचर्स की रीपेमेंट करवाएगा। लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता, शेयर्स आमतौर पे अनसिक्योर्ड होते हैं। इनकी रीपेमेंट तभी की जाती है जब डिबेंचर्स को पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बच जाए। अगर पैसा नहीं बचेगा तो इनकी रीपेमेंट नहीं की जाएगी। इसलिए डिबेंचर्स में रिस्क कम है, देखो, हैंस दे बियर लिटिल रिस्क, जबकि जो शेयर्स हैं दे बियर मोर रिस्क, उनमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि ये अनसिक्योर्ड हैं। इनके पास ये राइट नहीं है कि ये कंपनी के एसेट्स बिकवा दें और अपनी पेमेंट ले लें, जबकि डिबेंचर्स के पास ये राइट है कि अगर कंपनी उनकी रीपेमेंट नहीं कर पा रही है तो फिर वो कंपनी के एसेट्स बिकवा कर अपने अमाउंट को रीपे करवा सकते हैं, विशेषकर तब जब उनका चार्ज है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, जो कि आमतौर पे होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद वोटिंग राइट्स की डिस्काउंट की बात करता है। वो कहता है सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 53 जो है बेटा कंपनीज अधिनियम 2013 का, उसमें साफ लिखा है कि शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर्स के। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स मैं आपको बता चुका हूँ कौन से होते हैं उन पिछले चैप्टर के अंदर। हाँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स ही जो आप डायरेक्टर्स को या कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इशू करते हो, सिर्फ वही शेयर्स ही जो हैं डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी शेयर्स आप आम तौर पे डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। हाँ, शेयर्स को री इशू कर सकते हो डिस्काउंट पे, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है, जितना अमाउंट हमने फॉरफीचर के टाइम पे उनसे वसूल कर लिया था, वो अलग केस है। लेकिन जब वो तो री इशू की बात हो गई, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ इशू की, तो उसमें कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती सिवाय कौन से शेयर्स के, सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर्स के, जो कि डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, अब डिबेंचर्स की बात करते हैं। डिबेंचर्स पे कोई प्रतिबंध नहीं है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, अर्थात डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, उनके डिस्काउंट पे इशू होने पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। चलिए, वोटिंग राइट्स, शेयर्स के पास जो है दो अधिकार होते हैं बेटा। पहला अधिकार तो होता है कि वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द कंपनीज मीटिंग्स। और दूसरा, वहाँ पर पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, भागीदारी करना। पहली बात तो वो कंपनी की मीटिंग में भागीदार हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और दूसरा, वो कंपनी की मीटिंग में वोट भी डाल सकते हैं। उनके पास जब भी कंपनी की मीटिंग में कोई मुद्दा डिस्कस होता है तो उस मुद्दे पे वोट डालने का अधिकार भी उनके पास होता है। जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं बेटा, उनके पास ये दोनों अधिकार नहीं होते, ना तो वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही वो कोई वोटिंग राइट्स रखते हैं, ना ही वो कोई वोट डाल सकते हैं। अर्थात दो, ये फ़र्क क्या हुआ, शेयर होल्डर्स कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस पर कोई फैसला किया जा रहा है तो उस पर अपना वोट भी डाल सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। जबकि डायरेक्टर्स ना तो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही वो वोटिंग राइट अपने पास रखते हैं, उनके पास वोट डालने का अधिकार भी कंपनी की मीटिंग में नहीं होता। ऑफ कोर्स जब वो मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो वोट डालने का अधिकार तो होगा ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना जी। चलिए, आई होप आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। आप जो हैं सदा स्वागत है आपका इन काम के लिए। ठीक है, और कोई समस्या हो तो वो भी बताएं। आज के लिए इतना ही इस सब्जेक्ट के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।